Hello friends, welcome to my YouTube channel. So today we will talk about Foreign Exchange Management Act. Foreign Exchange Management Act 1999, राइट। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ये इसकी क्या ज़रूरत पड़ी हमें और ये हमने क्यों बनाया एंड ये क्या करता है एंड इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो इस सब के बारे में आज हम बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट। जब हमारा 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो हमें अपने रिज़र्व्स को बचाने के लिए, रिज़र्व्स को बचाए रखने के लिए तो हमें एक एक्ट की ज़रूरत थी। तो उस टाइम में हमने एक फेरा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको बनाया टेम्प्रेरी टाइम के लिए। मीन्स हमने वो परमानेंट नहीं बनाया, टेम्प्रेरी टाइम के लिए बनाया। हमने वो 10 ईयर्स के लिए बनाया सो दैट वी कैन कंट्रोल आवर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस एंड क्या हो रहा है। उन सबको कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए तो हमने ये एक्ट बनाया। 1973 में हमने इसे ऑफिशियल बना दिया। उसमें हमने बनाया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। तो 1973 में हमने इस एक्ट को बनाया और ये एप्लीकेबल हुआ 1 जनवरी 1974 से, राइट। यहाँ पे हमने ये एक्ट बनाया सो दैट वी कैन रेगुलेट एंड कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वट एवर वी आर डूइंग। उन सबको कंट्रोल कर सकें, मॉनिटर कर सकें, तो हमने ये एक्ट बनाया, राइट। फिर हमारा 1991 में एलपीजी आया। एलपीजी आया ताकि हमारी कंट्री ग्रो कर सके, इकोनॉमी ग्रो कर सके और हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकें विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। तो इसलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में ये बोला था कि वी शुड टेक इनिशिएटिव्स और हमें इंडिया को लिबरलाइज करना चाहिए, प्राइवेटाइज करना चाहिए और ग्लोबलाइजेशन लाना चाहिए, एलपीजी लानी चाहिए। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए ताकि हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकें और जो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल लेवल पे हम इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच सके थ्रू लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स जितने भी हमारे रिस्ट्रिक्शंस थे उनको हटाना। प्राइवेटाइज मीन्स जितनी भी लाइक गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज कर देना ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। एंड ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हेन वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स ऑन इंटरनेशनल लेवल बिटवीन द कंट्रीज, सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। फिर इस टाइम तक भी हमारा फेरा ही चल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। इस टाइम तक भी हमारा फेरा ही चल रहा था। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ एक्ट। तो उन्होंने बहुत सारी चेंजेस करे फेरा एक्ट में, बट इवन देन दे वर नॉट एबल टू मेक चेंजेस जितने उन्हें चाहिए थे उतने वो नहीं कर पा रहे थे बिकॉज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी और इतने सारे चेंजेस करने के बाद भी बहुत सारी कमियां थी उस एक्ट में। उसे हमने फेरा को हटा दिया। फिर हमने फेरा को हटाया 1999 में, उसे हमने हटा दिया था, राइट। 1999 में हमने उसे हटा दिया था। फिर 1999 में हम लेके आए थे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये एक पर्टिकुलर एक्ट था जो पास किया गवर्नमेंट ने और उसको 1 जून 2000 से स्टार्ट किया। उसमें 49 सेक्शंस है एंड 7 चैप्टर्स है जिसमें सारी की सारी चीज़ें हैं कि ये कैसे कहाँ इम्प्लीमेंट होगा, कहाँ लगेगा। वो सारी चीज़ें इसमें हैं। एप्लीकेशन ऑफ फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट, होल ऑफ इंडिया मीन्स पूरे इंडिया पे, होल ऑफ इंडिया पूरे इंडिया पे, ठीक है। फिर आता है ऑल ब्रांचेस, ऑफिसेज एंड एजेंसीज आउटसाइड इंडिया ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। जितनी भी ब्रांचेस, ऑफिस एंड एजेंसीज हैं आउटसाइड इंडिया मीन्स इन फॉरेन कंट्रीज, एंड दोज ऑफिसेज एंड एजेंसीज आर कंट्रोल्ड बाय द आरबीआई। उसके ऊपर फेमा एक्ट लगेगा। जितने भी उसमें प्रोविजंस हैं और रूल्स हैं वो सारे एप्लीकेबल होंगे इन सब पे, जो कि बाहर ऑफिस एजेंसीज जितने भी हैं उन सब पे लगेंगे। फिर आता है हमारा सिटीजन ऑफ इंडिया हु आर आउटसाइड इंडिया अनलेस दे आर रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अगर वो रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया
में आता है, मीन्स हमारे यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं। अगर कोई मीन्स देशी बंदा अगर बाहर जाके रहता है और उसे इतना टाइम नहीं होता, लाइक कुछ उसमें 3 प्रोविजंस है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया में आ रहा है तो उसके ऊपर भी वो सारे प्रोविजंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशन सारे उस पर इम्प्लीमेंट होंगे, राइट। लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फेमा के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स थे। सो फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट, जितने भी एक्सटर्नल ट्रेड, जितने भी हमारे फॉरेन कंट्रीज से, बाहर की कंट्रीज से लेन देन हो रहे हैं, तो उनके पेमेंट्स और जितने भी ट्रेड्स हैं उनको मॉनिटर करना और फैसिलिटेट करना, राइट। प्रमोट इट्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मीन्स प्रमोट करना कि लोग इजीली फॉरेन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। सो उस चीज़ को प्रमोट करना और डेवलप करना, और इन सब चीज़ों से ही हमारी कंट्री डेवलप हो सकती है। मोर ट्रांसपेरेंट लॉ, ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट बनाया गया, क्योंकि जो हमारा फेमा एक्ट था वहाँ पे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से छोटे जो बिजनेसमैन होते थे उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने में। सो उनके लिए बहुत ही ईजी हो गया और वो ईजिली इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते थे विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन और विदाउट मीन्स एनी प्रॉब्लम, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं फॉरेन एक्सचेंज और फेमा के बारे में। द फेमा एक्ट 1999 is a law to replace the डॉक्ट्रिन फेमा एक्ट सितंबर 73। जो फेरा एक्ट था उसको हटा दिया गया और रिप्लेस कर दिया गया किससे? फेमा एक्ट से, राइट। नेक्स्ट आता है द फेरा एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस एट द टाइम व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉरेक्स ऑफ द कंट्री वर लो। हमने फेरा तब बनाया था जब हमारे रिजर्व्स बहुत कम थे और उनको मीन्स बचाए रखने के लिए हमने फेरा बनाया था, ताकि जो हमारी इंडियन करेंसी है वो ज़्यादा बाहर ना जाए और हमारे रिजर्व्स बचे रहें। द एक्सपर्ट्स कॉल्ड इट डरकरन एक्ट विच मीन्स क्रिमिनल ऑफेंस, मीन्स एट द टाइम ऑफ इम्पोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स अगर गलती से भी कोई मिस्टेक्स हो जाती थी तो उसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, जो कि बहुत गलत था और लोग डरते थे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से, जिससे कि हमारी कंट्री की ग्रोथ भी नहीं हो पा रही थी अच्छे से। नेक्स्ट पॉइंट है हिंड्रेंस द ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज़, मीन्स एक वो रुकावट बन गया था इंडिया की इंडस्ट्रीज़ के लिए, जिसकी वजह से इंडियन इंडस्ट्रीज़ ग्रो नहीं कर पा रही थी और उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, बिकॉज सीधा ही उसमें आता था कि दिस इज़ क्रिमिनल ऑफेंस एक्टिविटी। सो इसके लिए ये सारे प्रोविजंस बनाए गए और सो दीज आर द थिंग यू शुड नो अबाउट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आई होप you like my video and please like and subscribe.